कामकाज संभालने से इनकार कर दिया। यूपी में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के बीच सीटों पर सहमति के बाद शनिवार को महागठबंधन का ऐलान होगा। हरियाणा के पत्रकार रामचंद्र छत्रपति हत्याकांड में सीबीआई कोर्ट ने राम रहीम समेत चारों आरोपियों को दोषी करार दिया और पूर्व पीएम मनमोहन सिंह पर बनी फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के रिलीज होने के बाद कई शहरों में हंगामा हो गया। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों में तापमान लगातार गिर रहा है। बढ़ती ठंड के साथ साथ लोगों को कोहरे का भी सामना करना पड़ रहा है। अनुमान तो यह है कि मकर संक्रांति के बाद भी उत्तर भारत के लोगों को ठंड से राहत मिलने की उम्मीद कम है, क्योंकि बर्फबारी के नए दौर के बाद पहाड़ों पर हालात और भी खराब हो गए। हालात ये है कि जम्मू और श्रीनगर को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे पर हजारों गाड़ियां फंसी हुई हैं। हाईवे पर इतनी बर्फ जम चुकी है कि गाड़ियों का चलना खतरनाक हो सकता है, लेकिन हाईवे बंद करने की वजह से चंद घंटों में हजारों गाड़ियों के चक्के जाम हो गए। दूर दूर तक हाईवे पर फंसी हुई गाड़ियां ही दिखाई देती हैं। इनमें बड़े बड़े ट्रक तो है ही, वो आम लोग भी शामिल है जो श्रीनगर से जम्मू या जम्मू से श्रीनगर पहुँचने के लिए निकले थे। बसों में लोग घंटों तक फंसे रहे। फंसने वालों में बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे भी हैं। ऊपर से बर्फ से ढकी सड़कों पर चल रही सर्द हवाओं का सितम। किसी को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए रेलवे स्टेशन पर पहुंचना है, तो किसी को फ्लाइट पकड़नी है, किसी को भूख प्यास सता रही है, तो कोई बच्चे की बीमारी से परेशान है। ट्रैफिक वाले कुछ बोलते हैं, बताते नहीं, बात ही नहीं करते। वो कहते हैं अभी रुक, कभी खुलेगा, कल खुलेगा, पता नहीं चलता। बच्चे के साथ है, बच्चे की तबीयत खराब। हम परेशान भी बहुत हैं। अरे भाई हमारी ट्रेन है और ठंड भी बहुत लग रही है। हम बहुत सारे जने हैं हम लोग। 2 दिन ही इधर हो गया फंसे हुए बर्फ में, तो इधर कुछ खाने पीने का भी बहुत मुश्किल आ रही है। जम्मू कश्मीर के लोगों का मानना है कि ऐसी बर्फबारी कई साल बाद देखने को मिली है, लेकिन जम्मू कश्मीर के अलावा नेपाल में भी बर्फ ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है। नेपाल में ऐसी बर्फबारी 20 साल बाद हुई है और उत्तर भारत के ठंड से बेहाल होने के पीछे नेपाल में हुई बर्फबारी भी बड़ी वजह है। नेपाल में बर्फबारी ने 6 जिलों में हालात बिगाड़ दिए हैं। नेपाल के मौसम विभाग ने अभी और बर्फ गिरने का हाई अलर्ट जारी किया है। लोग अपने ही घरों में फंसे हुए हैं। काठमांडू में पहाड़ और रास्ते तो बर्फ से ढके हैं ही। तेज हवाएं भी सर्दी का सबब है। बर्फ के टुकड़े हवा में उड़ते हुए दिखाई देते हैं। कुछ बर्फ के टुकड़े तो इतने बड़े हैं कि रास्ते से हटाने में ही लोगों के पसीने छूट रहे हैं। लोग घरों के आंगन में जमा बर्फ को हटाने के लिए मशक्कत कर रहे हैं। सड़कों पर जमी बर्फ इतनी मोटी है कि चलने वालों के पैरों के निशान बर्फ पर छप जाते हैं। समझा जा सकता है कि इन रास्तों पर पैदल चलना भी खतरनाक साबित हो सकता है। और पहाड़ों पर लगातार बने हुए ऐसे ही खतरनाक हालात का असर भारत में उत्तर के तमाम राज्यों पर पड़ रहा है, जिसकी वजह से दिल्ली का न्यूनतम तापमान शुक्रवार की सुबह लुढ़क कर 4.8 डिग्री तक पहुंच गया। शनिवार और रविवार न्यूनतम तापमान 7 और 8 डिग्री के बीच रहने का अनुमान है, लेकिन हल्की बूंदाबांदी की वजह से मौसम में ठिठुरन लगातार बढ़ रही है। 14 और 15 जनवरी को तापमान तो गिरेगा ही, दिल्ली समेत पूरा एनसीआर घने कोहरे की चपेट में रहने का भी अनुमान है। वहीं 16 और 17 जनवरी को दिल्ली के लोगों को एक बार फिर 5 डिग्री की ठंड और कोहरे का डबल टॉर्चर झेलना पड़ेगा। तो ऐसा ही हाल देश के कई राज्यों में है। राजस्थान के सीकर में खड़ी फसल पर जमी ओस बर्फ में बदल गई। पारा गिरने के बाद किसानों की कपकपी छूट रही है और फसलें मौसम की मार झेल रही हैं। उत्तराखंड और यूपी के मैदानी इलाकों में तो हालात और भी खराब हैं। उधम सिंह नगर के रेलवे स्टेशन की तस्वीरें देखकर समझा जा सकता है कि घने कोहरे ने किस कदर शहरों को धुंधला कर दिया है। एक तो ठंड के मारे खुले में निकलना मुश्किल, ऊपर से कोहरे में फंसी ट्रेनों का घंटों लंबा इंतजार। उत्तर के ज्यादातर राज्यों में हालात ऐसे ही हैं। सौगात की एक बात, संक्रांति के बाद माना जा रहा है कि ठंड कम हो जाती है, लेकिन मौसम विभाग के अनुमान का मतलब यह है कि लोगों को अभी कुछ और दिन सावधान रहने की जरूरत है। ठंड के मौसम का दायरा बढ़ रहा है, जो चिंता की बात है। कोलकाता में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने एक सिनेमा हॉल के बाहर फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ प्रदर्शन किया। ये कार्यकर्ता वहां फिल्म रिलीज होने के बाद शो को बंद कराने पहुंचे, जिसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फिल्म के खिलाफ प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इससे पहले कार्यकर्ताओं ने हाथों में पुतला लेकर एक मार्च निकाला, जिससे सड़क पर जाम लग गया। इसी बीच कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सिनेमा हॉल में घुसने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद पुलिस वालों ने उन्हें आगे जाने से रोक दिया, जिसके बाद उनकी पुलिस कर्मियों के साथ धक्का मुक्की भी हुई। हालांकि पुलिस ने हंगामा बढ़ता देख सिनेमा हॉल के शटर बंद करवा दिए, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन यही नहीं थमा। उन्होंने फिल्म द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर पर रोक लगाने की भी मांग की। साथ ही वो कोलकाता में सिनेमा हॉल के बाहर धरने पर बैठ गए और कांग्रेस के समर्थन में नारेबाजी की। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धमकी दी कि जब तक रोक नहीं लगेगी उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ये नाम मनमोहन सिंह जी को, जो सबसे कैपेबल प्राइम मिनिस्टर था देश का, उसके अगेंस्ट में ये मूवी किया गया।
उसका विरोध में हम लोग एक ही चीज करेंगे कि ये मूवी बंद होना चाहिए। इसके अलावा कार्यकर्ताओं ने फिल्म रिलीज के पीछे केंद्र सरकार की चाल बताया। उधर दिल्ली के सुभाष नगर में भी इस फिल्म की रिलीज पर बवाल खड़ा हो गया। वहां शिरोमणि अकाली दल के कुछ कार्यकर्ताओं ने एक सिनेमा हॉल के बाहर फिल्म का विरोध किया और इस दौरान ये लोग सिनेमा घर के टिकट काउंटर के बाहर जुट गए और फिल्म के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। प्रदर्शनकारियों ने फिल्म के कई सीन पर सवाल खड़े कर दिए और सिखों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। अनुपम खेर को इन्होंने एक हीरो बनाया है, जिसके केस नहीं है उसको पगड़ी पहनाई है, दाढ़ी भी कटी हुई को दिखाई है, जो कि सबने देखा है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्ण सिख है। लोगों के बढ़ते विरोध की जानकारी मिलने के बाद पुलिस वहां पहुंच गई और बताया गया कि उन्हें शांत कराने के लिए फिल्म के 12 बजे के शो को रद्द कर दिया गया। लेकिन मध्य प्रदेश के इंदौर में द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर फिल्म देखने पहुंचे भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जोरदार झड़प हो गई। वहां BJYM के सैकड़ों कार्यकर्ता बैंड बाजे के साथ फिल्म देखने पहुंचे थे, लेकिन मॉल में मौजूद पुलिस वालों ने भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को सिनेमा घर तक पहुंचने से पहले ही रोक दिया। इस बीच कुछ कार्यकर्ता मॉल में लगे एस्केलेटर में चढ़ गए और पार्टी का झंडा लहराने लगे, जबकि नीचे खड़े कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। इस दौरान कुछ कार्यकर्ता ऊपर की मंजिल पर पहुंच गए और रेलिंग से पार्टी का बैनर लटकाते हुए प्रदर्शन करने लगे। हंगामे के बाद युवा मोर्चा के कार्यकर्ता एक दूसरे रास्ते से मॉल की ऊपरी मंजिल पर बने सिनेमा घर तक पहुंच गए, लेकिन पुलिस वालों ने उनको सिनेमा हॉल में घुसने से रोक दिया। कार्यकर्ताओं ने इसे प्रदेश की कांग्रेस सरकार की चाल बताया और पुलिस पर टिकट होने के बावजूद फिल्म देखने और वंदे मातरम गाने से रोकने का आरोप लगाया। हालांकि धक्का मुक्की कर कुछ कार्यकर्ता सिनेमा हॉल के भीतर दाखिल हो गए, लेकिन पुलिस ने उनको भी बाहर निकाल दिया। हमें गेट पे CSP साहब ने रोक लिया, बोले आप ऊपर नहीं जाओगे। हमने कहा हमने 200 टिकटें ले रखी है। बोले नहीं, हमने वंदे मातरम गाने की इच्छा जाहिर करी तो DSP साहब बोले बाहर जाके करो। जिसके बाद गुस्साए बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ प्रदेश की कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं पुलिस ने सिनेमा घर के नियम और सुरक्षा इंतजाम का हवाला देते हुए अपनी कार्रवाई का बचाव किया। आज सूचना मिली थी कि कुछ लोग बैंड बाजे के साथ और अंदर जाएंगे, करीब काफी लोग थे। उनको कहा गया था कि एक क्यू में आ जाएं और जिनके पास टिकट है प्रॉपर वो लोग एंट्री करें। जब उन्होंने टिकट शो किया और यहाँ के जो एम्प्लॉइज भी आ गए थे उन्होंने चेक किया, उनको जाने दिए। हालांकि विवाद के बाद कार्यकर्ताओं को फिल्म देखने दी गई और उनके लिए शो को फिर से शुरू किया गया। लेकिन देश के कई हिस्सों में फिल्म पर मचे घमासान के बाद इस पर सियासी बयानबाजी का दौर भी तेज हो गया। कांग्रेस ने फिल्म का खुलकर विरोध किया, तो वहीं विपक्ष की दूसरी पार्टियां भी कांग्रेस के साथ खड़ी नजर आईं। लेफ्ट ने तो सीधा PM पर हमला किया और इस फिल्म को बीजेपी की चुनावी चाल करार दिया। देखिए, सब काम मोदी जी का कैलकुलेटेड है। नरेंद्र मोदी का जो लॉबी है और जो टोली है वो चुनाव जीतने के लिए हर प्रकार के साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये फिल्म भी एक तरीके से पुनर्स्थापित करने के लिए पुनः किसी तरह आ जाए, इसके लिए प्रयास है। जबकि फिल्म के लीड एक्टर अनुपम खेर ने विरोध को गलत बताते हुए फिल्म को हर जगह रिलीज करने की मांग की। सब जगह रिलीज हो रही है, हर जगह रिलीज होनी चाहिए, बट अपने हर देश के अपने अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन है, अपना अपना एक समझ है। उनको अगर ऐसे नहीं लगता कि नहीं होनी चाहिए, बट आई थिंक पूरे गाड़ा जी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ये फिल्म रिलीज हो। हालांकि ये फिल्म कई जगहों पर रिलीज हो चुकी है और फैंस को अनुपम खेर की एक्टिंग पसंद भी आ रही है। 100 बात की एक बात, विपक्ष को इस फिल्म में बीजेपी की साजिश नजर आ रही है। यही वजह है कि कांग्रेस के साथ कई और पार्टियां भी फिल्म का विरोध कर रही हैं, जबकि बॉक्स ऑफिस पर फिल्म कामयाबी के झंडे गाड़ रही है। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन की बात से इनकार किया। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच दिल्ली के डिप्टी CM मनीष सिसोदिया ने दिल्ली में कांग्रेस के साथ गठबंधन की बात से इनकार कर दिया। हमारे तरफ से कोई गठबंधन नहीं है। अच्छा, मतलब हम लोग तो अनाउंस कर चुके हैं चुनाव लड़ने। विदेश मंत्रालय ने बताया कि विवादित प्रचारक जाकिर नाइक को भारत लाने के लिए मलेशिया की सरकार से बातचीत जारी है। On the extradition itself, you are aware that our High Commission is in touch with the Malaysian authorities. मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक सरकारी स्कूल के हेडमास्टर को CM कमलनाथ के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने के आरोप में निलंबित कर दिया गया। काम जो है चलने वाला समाज की वजह से, क्योंकि ऐसा है कि हमारे शिवराज जी जैसे है तो कमलनाथ डाकू है। करण जौहर ने रणवीर सिंह, रणबीर कपूर, एकता कपूर और आलिया भट्ट समेत दूसरे अभिनेताओं के साथ विमान में मस्ती करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। Hello, all the best to you. Hello. Gorgeous. Okay, Angle. Bhumi, hello. Ashwini, hello. Hello. And hello. Say hello. Hello. Hello and hello. 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 Good. मध्य प्रदेश
प्रदेश के शिवपुरी में एक फैमिली कोर्ट का परिसर मारपीट का अखाड़ा बन गया। कोर्ट में एक पारिवारिक झगड़े की सुनवाई के लिए पहुंची महिलाओं के बीच जमकर मारपीट हुई, लेकिन मौके पर महिला पुलिस नहीं होने की वजह से पुलिस वाले महज तमाशबीन बनकर इस मारपीट को देखते रहे। बताया गया कि पति पत्नी के बीच चल रहे केस की सुनवाई के लिए दोनों की मां भी कोर्ट पहुंची थी, लेकिन एक दूसरे का सामना होते ही दोनों पक्षों में मारपीट शुरू हो गई। इस दौरान महिला का पति अपनी मां को मारपीट के लिए उकसाता रहा। यही नहीं, महिला के पति ने खुद भी उसे पीटने की कोशिश की, लेकिन वहां मौजूद पुलिस वालों ने उसे रोक दिया। पीड़ित महिला ने अपने पति पर पहले से शादीशुदा होने की जानकारी छिपाने का आरोप लगाया। उनकी पहले शादी हुई थी, ये भी नहीं बताया हमारे। वहीं हंगामा बढ़ता देख मौके पर मौजूद एक पुलिस वाला महिला पुलिस को बुलाता सुनाई दिया। महिला पुलिस के आने की भनक लगते ही महिला का पति अपनी मां समेत मौके से फरार हो गया। सौगात की एक बात, परिवार के आपसी झगड़े में कोर्ट के बाहर इस तरह मारपीट होना शर्मनाक है। बेहतर होता कि परिवार के बड़े लोग मिलकर इस मामले को सुलझाने की पहल करते। एसपी और बीएसपी के महागठबंधन का फॉर्मूला तय हो गया है। इस फॉर्मूले का औपचारिक ऐलान शनिवार को अखिलेश यादव और मायावती लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से करेंगे। लेकिन इस ऐलान से पहले लखनऊ में समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर अखिलेश और मायावती का एक पोस्टर लगाया गया, जिसके जरिए बीजेपी पर निशाना साधने की कोशिश की गई। तस्वीरों में जो सच्चाई है, जो साथ दिख रहे हैं एक साथ, अब वाकई में वो एक साथ आ गए हैं और ये सबसे भारी पड़ेगा अगर किसी के ऊपर तो वो होगी यूपी और केंद्र की सत्ताधारी पार्टी भारतीय जनता पार्टी। लेकिन यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने एसपी बीएसपी महागठबंधन को बौखलाहट करार दिया। लूट खसोट की राजनीति पर जो लगाम लगाया गया है, स्वाभाविक रूप से ये गठबंधन उसकी एक बौखलाहट है, अपने वजूद को बचाने की एक बौखलाहट। हालांकि इस महागठबंधन में कांग्रेस को नजरअंदाज किया गया, मगर कांग्रेस ने उम्मीद नहीं छोड़ी। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है। कांग्रेस ने आह्वान किया है तमाम पॉलिटिकल पार्टियों को। महागठबंधन की शुरुआत भी हुई है, एक मीटिंग हुई भी है। कुछ पार्टियां चुनाव के पहले आएगी साथ में, कुछ पार्टी चुनाव के बाद में आएगी। वहीं बीजेपी से खफा चल रही सुहेल देव पार्टी भी इस महागठबंधन में शामिल है, मगर उसके नेता पर्याप्त सीट न मिलने से खफा है। सपा बसपा गठबंधन के पास वोट कहाँ है? ये खाली हवा है, ये सिर्फ हवा है। इस हवा का मुकाबला बहुत आसान है। दिल्ली में 4 जनवरी को अखिलेश यादव और मायावती के बीच बैठक हुई थी, जिसमें दोनों पार्टियों के बीच लोकसभा सीटों के बंटवारे के फॉर्मूले पर मोहर लगी, जिसकी खबर सबसे पहले न्यूज 18 ने दिखाई थी। इस फॉर्मूले के मुताबिक राज्य की 80 लोकसभा सीटों में समाजवादी पार्टी और बीएसपी 37 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी, जबकि अजीत सिंह की राष्ट्रीय लोकदल को 2 सीटें देने की तैयारी है। वहीं सुहेल देव पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के लिए भी एसपी बीएसपी महागठबंधन की 1 सीट छोड़ी जाएगी। इतना ही नहीं, एनडीए से नाराज चल रहे अपना दल की अनुप्रिया पटेल की सीट पर भी ये गठबंधन प्रत्याशी नहीं उतारेंगे। इसके अलावा रायबरेली और अमेठी सीट पर भी एसपी बीएसपी महागठबंधन का उम्मीदवार नहीं होगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी में ये गठबंधन साझा उम्मीदवार उतारेगा। वहीं एसपी बीएसपी महागठबंधन पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने निशाना साधते हुए दावा किया कि यूपी में बीजेपी 74 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। यूपी के लिए आज कह रहे हैं कि बुआ भतीजा इकट्ठा होंगे तो क्या होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं यूपी के संगठन से और यूपी की सरकार में बैठे हुए कार्यकर्ता से लगातार संपर्क में हूं। यूपी का भारतीय जनता पार्टी का यूनिट 50% की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। यूपी में 73 से 74 होगी, 72 होने की संभावना नहीं। लोकसभा चुनाव के लिए एसपी और बीएसपी के बीच गठबंधन की चर्चा पर बीजेपी नेता और हास्य कलाकार राजू श्रीवास्तव ने अपने अंदाज में चुटकी ली। ये 56 इंची जो सीना है इस बार 66 इंच का हो गया है। हमें मायावती 1% पसंद नहीं। हमारा झगड़ा उनसे 25 साल हमारा झगड़ा चल रहा, अब कैसे जाकर गठबंधन हो गया, समझ रहे हो? दुश्मन मिल रहे हैं तो मोदी जी की घबराहट है। सौगात की एक बात, गोरखपुर और फूलपुर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में एसपी बीएसपी के गठबंधन का फॉर्मूला काम कर गया था। यही वजह है कि दोनों पार्टियां बीजेपी के खिलाफ इस फॉर्मूले को फिर से अपनाने की तैयारी में। हालांकि कांग्रेस के न होने से महागठबंधन की कामयाबी सवालों के घेरे में है।
पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में लोगों ने इमरान सरकार के खिलाफ बगावत का ऐलान कर दिया है। वहां के लोगों ने पाकिस्तान सरकार पर साजिश के तहत उनके हिस्से का पानी छीनने का आरोप लगाया और पाकिस्तान सरकार की साजिश को दुनिया के सामने बेनकाब करने के मकसद से लोग बड़ी संख्या में मुजफ्फराबाद में जुटे और प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शन में शामिल लोगों ने पीओके में बन रहे नीलम झीलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की वजह से इलाके में पानी की किल्लत होने का दावा किया। वहीं नीलम झीलम पर बन रहे प्रोजेक्ट का काम नहीं रोके जाने पर इन लोगों ने पाकिस्तान सरकार के खिलाफ बगावत करने का ऐलान कर दिया। हम पाकिस्तान के खिलाफ बगावत करेंगे और हम बगावत करके अपना हक लेना चाहते हैं। इस प्रोजेक्ट को लेकर लोगों में गुस्सा इसलिए भी है क्योंकि इसकी वजह से नीलम नदी का पानी तो सूख ही चुका है। दूसरा, पाकिस्तान सरकार इस प्रोजेक्ट के तहत बनने वाली बिजली का फायदा भी इलाके के लोगों को नहीं दे रही। सौबात की एक बात, पाकिस्तान नीलम और झेलम नदी के पानी से बिजली का उत्पादन करना चाहता है, लेकिन इस प्रोजेक्ट की वजह से पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर को बूंद बूंद पानी के लिए भी तरसना पड़ रहा है। यही वजह है कि लोगों ने बगावत का ऐलान कर दिया है। प्रयागराज में 15 जनवरी से शुरू होने वाले कुंभ मेले के लिए योगी सरकार ने लोगों की सुरक्षा और सुविधा में कोई कमी नहीं छोड़ी है। मेले के लिए आखिरी चरण की तैयारियां करीब पूरी हो गई हैं, जिनमें जमीन, आसमान और पानी में भी लोगों की सुरक्षा का खास ख्याल रखते हुए जल पुलिस, एनडीआरएफ की टीम और वाटर एम्बुलेंस तैनात की गई है। अगर किसी तरह से कोई श्रद्धालु नहाते वक्त नदी में डूबता है तो उसको सबसे पहले एनडीआरएफ, गोताखोर और जल पुलिस की टीमें बचाएंगी और इस वाटर एम्बुलेंस के जरिए उसको लाइफ सेव करने के लिए सबसे पहले ऑक्सीजन दी जाएगी। कुंभ में स्नान के लिए आने वाले श्रद्धालुओं की सहायता के लिए गंगा के किनारों पर जल पुलिस नाम से नाव जगह जगह तैनात की गई है। वहीं वाटर एम्बुलेंस भी किनारों पर लोगों की मदद के लिए मंगवाई गई। कोई विक्टिम आता है, अगर उसे वेंटिलेशन पे रखा जाता है या ऑक्सीजन पे रखी जाती है तो भी सारी फैसिलिटीज में एक साथ में 2 से लेकर 4 तक विक्टिम को स्टेबलाइज करके अच्छी तरह से रखा जा सकता है। वहीं हादसों और भगदड़ जैसे हालात काबू करने के लिए एनडीआरएफ की टीम भी कुंभ मेले में चप्पे चप्पे पर तैनात की गई। सौगात की एक बात, कुंभ मेले में लोगों की सुरक्षा योगी सरकार के लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि मेले में देश और विदेश से लाखों श्रद्धालु जुटेंगे। इसलिए सरकार हर कदम फूंक फूंक कर रख रही है और सुरक्षा के साथ साथ लोगों की सुविधा में भी कोई समझौता नहीं हो रहा है। स्मार्टफोन पर गेम खेलने की बढ़ती लत लोगों को तेजी से बीमार बना रही है। इसका ताजा शिकार जम्मू कश्मीर का एक फिटनेस ट्रेनर हुआ है। जानकारी के मुताबिक मोबाइल पर गेम खेलने की वजह से इस फिटनेस ट्रेनर की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि उसको अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। बताया तो ये भी गया कि फिटनेस ट्रेनर बीते 10 दिनों से अपने मोबाइल पर PUBG नाम का गेम खेल रहा था और वो लगातार गेम खेलने की वजह से उसकी दिमागी हालत बिगड़ रही थी और गेम का एक राउंड पूरा करने के बाद वो खुद ही चोट अपने आप को पहुंचाने लगा, जिसके बाद उसके घर वाले उसे अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों के मुताबिक उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। जम्मू कश्मीर में PUBG गेम की वजह से पहले भी इस तरह के 6 मामले सामने आ चुके हैं, जिसके बाद इस गेम पर रोक लगाने की मांग की जा चुकी है। WHO मोबाइल पर गेम खेलने की लत को गेमिंग डिसऑर्डर का नाम देते हुए इसे एक मानसिक बीमारी घोषित कर चुका है। PUBG गेम को दक्षिण कोरियाई कंपनी ब्लू होल ने मार्च 2018 में लॉन्च किया था, जिसे 20 करोड़ से ज्यादा बार डाउनलोड किया जा चुका है। सीबीआई के अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव ने आलोक वर्मा के फैसले रद्द कर दिए। सीबीआई के अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव ने आलोक वर्मा के किए गए तबादलों से जुड़े फैसले को रद्द कर दिया। एयरसेल मैक्सिस मामले में दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपी पी चिदम्बरम और कार्ति चिदम्बरम की गिरफ्तारी पर लगी रोक 1 फरवरी तक बढ़ा दी। फरवरी को केस एडजर्न हो गया है और तब तक जो भी इंटरिम डायरेक्शन थी वो लागू है। मुंबई में एक प्लास्टिक की फैक्ट्री में लगी आग पर दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पा लिया। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन बैंकिंग और ऑटो सेक्टर के शेयरों में गिरावट से शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 97 अंक गिरकर 36,010 पर बंद हुआ। निफ्टी 27 अंक नीचे 10,795 पर पहुंच गया। दिल्ली हाई कोर्ट के बाहर ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली पुलिस की एक जिप्सी का चालान कर दिया। अपनी कार का चालान होने से नाराज एक वकील ने इस जिप्सी के नो पार्किंग जोन में खड़ा होने की शिकायत की थी।
जिसके बाद हाई कोर्ट के बाहर ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिस के जवान को दिल्ली पुलिस की जिप्सी का चालान काटना पड़ा। बताया गया कि जिप्सी के ड्राइवर ने चालान काट रहे ट्रैफिक पुलिस कर्मी की मोबाइल फोन पर अपने अधिकारी से बात करवाने की भी कोशिश की, लेकिन उसकी ये कोशिश नाकाम साबित हुई और ट्रैफिक पुलिस के जवान ने उसके हाथ में चालान की पर्ची थमा दी। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने दिल्ली पुलिस के जिप्सी का ही चालान कर दिया है रोड पे खड़ी होने की वजह से। हालांकि अपनी कार का चालान होने से भड़के वकील ने ट्रैफिक पुलिस पर शुरुआत में पुलिस की जिप्सी का चालान काटने में आनाकानी करने का आरोप लगाया। मेरे रिक्वेस्ट करने पे और बार-बार इंसिस्टेंट करे कि मैं यहाँ से जा नहीं रहा हूँ, जब तक आप उसको क्लेम नहीं करेंगे तब इस गाड़ी को क्लेम किया गया। वहीं चालान की रकम चुकाने के बाद ट्रैफिक पुलिस के जवान ने जिप्सी के टायर पर लगा लॉक हटा दिया और उसे वहाँ से जाने दिया गया।